नमस्कार दोस्तों। एक समय था जब डीजल इंजन का बोलबाला पूरे इंडिया में था और इसका बोलबाला इस वजह से था कि डीजल इंजन की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि लोग उसे दिल से पसंद करते थे। चाहे वो 60, 70 या 80 का दशक था, जिस दौरान पे डीजल इंजन अच्छी माइलेज दिया करते थे। और डीजल इंजन से लेके मौजूदा समय के इलेक्ट्रिक मोटर आने तक का टू व्हीलर का जो सफ़र है दोस्तों, ध्यान से सुनना कि टू व्हीलर का जो सफ़र है उसके बारे में आपको बताऊंगा। आप याद रखेंगे कि उन दिनों को आपको याद दिलवाया जब काफ़ी क्रूज़ बाइक्स डीजल इंजन से चला करती थी। Never little wanna be gangster trying to play hard. इंडिया में मोटरसाइकिल का इतिहास तो वैसे काफ़ी पुराना है और इस पुराने इतिहास के साथ साथ यह बड़ी एक कहानी भी है, इस पे दिलचस्प कहानी, जिसमें शुरुआती दिनों में देश में डीजल इंजन के साथ दौड़ने वाली बाइकों का जो दबदबा रहा है, वही दबदबा आज मौजूदा समय में इलेक्ट्रिक बाइकों ने भी ले लिया है। पर वो मज़ा इलेक्ट्रिक बाइकों में नहीं रहा है जो दबदबा डीजल इंजन में उस समय बाइकों पर रहा है। तो अगर हम आज के बात करें तो इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टू व्हीलर मैन्युफैक्चर कंट्री है और देश को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत समय लगा। आप सब जानते हैं कि इंडिया में मोटरसाइकिल के इतिहास की बात करें तो टू व्हीलर उद्योग ने जब शुरुआत की थी, एक छोटी सी शुरुआत की थी, उस समय ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया API ने देश में स्कूटर का निर्माण सबसे पहले शुरू किया था। आपको याद होगा जो स्कूटर आते थे पहले, उनका निर्माण शुरू किया था और ये बात साल 1958 की है, जब देश में API और इनफील्ड केवल दो ही टू व्हीलर कंपनियां हुआ करती थी और इन्होंने शुरुआती दौर पे स्कूटर सेगमेंट में API का काफ़ी दबदबा रहा। बाद में इसी दबदबे को कम किया बजाज ऑटो ने, जिसने API को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, आप सबको याद तो होगा 1960 के दशक में जो स्कूटर बजाज कंपनी ने इटली की कंपनी पियाजो के साथ मिलकर लॉन्च किया था, वेस्पा। आया ना याद दोस्तों? दिमाग ठनका और आपके दिमाग के घोड़े भागे उसी वेस्पा की तरफ जो कभी सभी के दिलों में राज किया करता था। ये 1960 का दशक था जब वेस्पा ने मार्केट को काफ़ी पकड़ कर मजबूत बनाया हुआ था और उसका लुक वाइज देख के लोग उस पर फिदा थे और एक इस तरह का स्कूटर था जिस पे पूरी फैमिली फिट होकर 4 बंदे आराम से आ जा सकते थे। तो ऐसा वेस्पा ने क्या किया था कि जो हर एक के दिलों पे राज करता था। वेस्पा का जो ढांचा था वो इटली में तैयार किया गया था और इटली के अंदर उस डिज़ाइन को बनाकर पूरे इंडिया में बेचा गया था। तो ये उस समय 1960 के दशक के आसपास की बात है और जैसे ही इस कंपनी के अपने वेस्पा की सारी यूनिट्स को बेचा और डिमांड काफ़ी आने लगी, तो पर इस समझौता जो पियाजो कंपनी और बजाज के बीच में था काफ़ी समय तक टिक नहीं पाया था। वो 1971 तक यह समाप्त भी हो गया था। बट तब तक इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर निर्माता कंपनी इनफील्ड ने अपने डीजल इंजन वाले मोटरसाइकिलों को पूरे भारत में लॉन्च कर दिया था। अब
उस समय स्कूटर की डिमांड तो थी, पर ज़्यादातर लोगों का झुकाव बाइक की ओर आ गया था, क्योंकि बाइक जो फील लेके आया था मार्केट के अंदर, एक अलग ही टाइप में दिखता था। क्योंकि रॉयल इनफील्ड की जितनी भी बाइक है, बंदा उस पर बैठ कर एक अलग नज़ारा महसूस करता है, ये तो सभी जानते हैं। और दोस्तों, आप सब भी अपने अपने समय में इनफील्ड बाइक तो जरूर रखी होगी। और जो इनफील्ड बाइक की बुलेट्स का जो दबदबा था, वो 2 बाइकों से ज़्यादा बना, जो 1980 के दशक तक काफ़ी फेमस रही। बुलेट में अच्छा नाम कमाने वाली जो 2 बाइक थी रॉयल इनफील्ड में, इसमें बाइक में 325 सीसी का इंजन सिंगल सिलेंडर के साथ लगा हुआ था, और लगभग वो 1 लीटर तेल के अंदर 70 किलोमीटर तक भाग जाती थी। दोस्तों, उस समय रॉयल इनफील्ड ने एक सूरज नाम की बाइक निकाली थी, जो डीजल इंजन पर 86 किलोमीटर का माइलेज देती थी, और काफ़ी हद तक इस इंजन और इस बाइक को लोगों ने सराहा था, और लोगों ने इस बाइक को काफ़ी प्यार दिया, और मार्केट के अंदर ये एक बड़ी सक्सेसफुल बाइक रही थी। बट उसी टाइम कंपनी के कंपटीटर यज़दी ने भी कुछ बाइकें लॉन्च की थी, और कंपनी की टक्कर में यज़दी भी कहीं ना कहीं इनके साथ आकर मार्केट के अंदर कंपटीटर बनकर खड़ी हो गई थी। पर कहते हैं कि समय के साथ साथ टेक्निक को बदलना भी काफ़ी ज़रूरी है। ये काफ़ी हद तक रॉयल इनफील्ड को सहना भी पड़ा था, क्योंकि एक समय में तो रॉयल इनफील्ड काफ़ी चढ़ रही थी, और दूसरे तरफ गवर्नमेंट प्रदूषण को लेकर काफ़ी चिंतित थी, और वह पोल्यूशन को लेकर काफ़ी हद तक मापदंड बना चुकी थी, और मार्केट के अंदर रॉयल इनफील्ड अपने इन मापदंडों पर नहीं चढ़ पाई, जिस वजह से इन मोटरसाइकिलों को बंद करना पड़ा था। लोग अच्छे माइलेज और सस्ते ईंधन की वजह से इन मोटरसाइकिलों को खरीद लेते थे, और एक पूरा माचो लुक बन जाता था। लोग काफ़ी खुश थे उस समय पे। और अगर बात करते हैं कि यज़दी ने इन 2 मोटरसाइकिलों के बंद होने के बाद अपनी अच्छी खासी मार्केट बना ली थी, बट उसी समय एक डील बनती है हीरो और होंडा कंपनी के अंदर, जो भारत के अंदर एक नई क्रांति लेके आए थे। और दोस्तों, हीरो होंडा ही एक ऐसी कंपनी थी जिसने 90 के दशक के बाद बाइक इंडस्ट्री को एक अलग मुकाम तक लेके गई थी। अगर बात करें तो ये तो उन सबको याद होगा जिसने हीरो होंडा की CD 100SS बाइक को चलाया होगा। और हीरो होंडा की जो बाइकें थी, एक के बाद एक मार्केट में आती रही, और मार्केट को आसमान तक लेके गई। हीरो होंडा की जो बाइकें थी, CD डिलक्स, CD 100SS, CD डॉन, हीरो होंडा की स्प्लेंडर बाइक ने तो काफ़ी बिक्री के रिकॉर्ड भी तोड़े थे। अब हीरो होंडा कंपनी के इस सेगमेंट को देखकर बजाज ने भी अपनी 2 व्हीलर कंपनी 2 व्हीलर के सेगमेंट को चलाना शुरू किया, और जो बजाज की बाइकें थी वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रही। बजाज की बॉक्सर, बजाज की पल्सर, बजाज कंपनी का एवेंजर, और इन बाइकों का भी दबदबा काफ़ी रहा। और इसी के देखते देखते बाद में TVS कंपनी ने भी मार्केट के अंदर एंट्री की।
और TVS की बाइकें भी काफ़ी हद तक मजबूत और सक्सेसफुल रही हैं। TVS की अपाचे, TVS की जुपिटर, TVS की जो बाइकें थी वो भी मार्केट में काफ़ी बिकने लगी थी। अब टेक्निक नई आई थी, इंजन भी नए, और कुछ मॉडल्स बाइकों के क्रूज़ बाइक से स्पोर्ट्स बाइक की ओर कन्वर्ट हो गए थे, जिस वजह से मार्केट में एक नया उछाल मिल गया था। दोस्तों, ये तो था सारा आपका जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सफ़र। अब इनमें क्या ऐसी कमी आ गई थी कि इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर स्विच करना पड़ा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या कमियां थी। बने रहना मेरे इस वीडियो में एंड तक। हीरो होंडा कंपनी। होंडा जब हीरो से अलग हुई तो हीरो कंपनी हीरो मोटरकॉर्प बन गई। देखते ही देखते थक द गो से हीरो कॉर्प की नई सॉन्ग थीम हम हैं हीरो हर तरफ गूंजने लगी थी, और इस खबर को मोहर लगा दी गई कि दोनों कंपनियों का बंटवारा, यानी कि दोनों कंपनियां अब अलग हो गई हैं। आज दोनों कंपनियों की अलग अलग फैक्ट्रीज़ हैं और दोनों अपनी बाइक्स मैन्युफैक्चर कर मार्केट में अलग अलग बेच रही हैं। हीरो मोटरकॉर्प्स के अलावा होंडा की भी अच्छी मार्केट बनी हुई है इंडिया मार्केट के अंदर। इन दोनों कंपनियों का मिलन और अंत दोनों ही फ़ायदेमंद रहा है। तो होंडा कंपनी का जो अंत था वो लगभग इतना हो गया था कि हीरो होंडा कंपनी के अंदर इतने मनमुटाव हो गए थे दोनों कंपनियों के कि 2004 के अंदर हीरो समूह और होंडा कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट 10 साल के लिए फिर हो गया था, जिसके तहत तय हुआ कि होंडा पहले की तरह हीरो कंपनी के साथ काम करती रहेगी। इस एग्रीमेंट को रिन्यूअल के साल 2014 में पूरा होना था, लेकिन जो मनमुटाव उनके अंदर कंपनीज़ के अंदर था वो इतना बढ़ चुका था कि पहले की तरह दोनों कंपनी अलग होने का फैसला कर लिया। और मुंजाल परिवार ने साल 2010 के दिसंबर में होंडा की सारी 26% हिस्सेदारी जो 41.83 करोड़ रुपए की थी उसे खरीदकर यह घोषणा कर दी कि पिछले 25 सालों में सबसे अहम घोषणा थी कि हीरो और होंडा अब अलग अलग दो कंपनीज हो गई हैं। चलो खैर दोस्तों, अब इलेक्ट्रिक ज़माना आ गया है तो बात हम इलेक्ट्रिक की कर लेते हैं। और आपको बता दूं कि जिस तरह से मार्केट के अंदर पेट्रोल इंजन्स में भी अपडेशन देखने को मिल रही है, गवर्नमेंट अब पोल्यूशन को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है और काफ़ी अच्छे नॉर्म्स उन्होंने निकाले हैं। ये एक अच्छा फ़ैसला है देश में कि हम पेट्रोल से स्विच हो रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे। तो देश में अब तक इलेक्ट्रिक वाहनों का जो फेज़ शुरू हुआ है, लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और आसमान में छू रही पेट्रोल की कीमतें, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इलेक्ट्रिक तरफ मूव हो रहे हैं लोग। तो टू व्हीलर जो सेगमेंट है बाइक और स्कूटर का, उसके अंदर इलेक्ट्रिक लेके आना बहुत अच्छा है। अभी तक इसमें काफ़ी कमियां भी देखी गई हैं। तो अगर मौजूदा समय में हम देखें कि हमारे इंडियन मार्केट के अंदर ओला की जो बाइकें हैं, इलेक्ट्रिक बाइकें, काफ़ी किफ़ायती हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी उनका रहा है। TVS की iQube है, जैसे कि इसके अलावा रिवॉल्ट के RV400 जैसे बाइक्स मौजूद भी हैं। सो जो डेली यूज़ के लिए लोग इसे काफ़ी ख़रीद भी रहे हैं। तो इनकी जमकर जो ख़रीदारी हो रही है, इनके फीचर्स को देख के हो रही है। इको फ्रेंडली है, कम खर्चा है। तो दोस्तों, ये एक कारण है कि अब लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं और अपने पैसों को बचाकर एक अच्छा सौदा देख रहे हैं। तो क्यों ना इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही ली जाएं। तो ये तो सबसे बड़ी बात है इन समस्याओं से निकलने की, कि पेट्रोल का खर्चा नहीं, इंश्योरेंस का खर्चा नहीं, RC का खर्चा नहीं,
कुछ इलेक्ट्रिक बाइकें ऐसी हैं जिन पे टोटली साइकिल की तरह ही हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हैं ये सब। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। आपका धन्यवाद।